अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेक्टर एनालिसिस का हम सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये पोर्शन स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स है, उनके अंदर हम या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, इनके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं मल्टी वेरिएबल्स के, पार्शियल डेरिवेटिव्स का, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, जैकोबियन है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनको आप बहुत अच्छे तरीके से, एक तो अगर हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेते हैं तो अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इन तमाम चीजों के फार्मूले आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जस्ट आपको एक सिंगल फार्मूला याद करना पड़ेगा हर चीज का। तो ये करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे आप कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप उसको फौरन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को, उसके बाद ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफाइन करेंगे, आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, जैकोबियन, ये सारी चीजें हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्टडी करनी है। जी, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। A point P in Cartesian coordinate system is described by three coordinates x, y, z. We can associate a unique set of coordinates u1, u2, u3 to the point P, called curvilinear coordinates of point P. अच्छा, यहाँ पर एक बात तो याद रखने के काबिल है कि स्पेस के अंदर आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, थ्री कोऑर्डिनेट्स, उन थ्री कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। तो बेसिकली उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो तरीकेकार हैं, उन्हीं को आप कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। जो आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखे होंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो ये तीनों जो हैं ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के स्पेशल केसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद इन तीनों को हम कन्वर्जन सीखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जा सकते हैं। Coordinates of point P can be expressed in terms of u1, u2, u3 as x, whereas x is a function of u1, u2 and u3, y, where y is a function of u1, u2, u3, and z, where z is a function of u1, u2 and u3. From above these three equations, u1, u2 and u3 can be expressed in terms of x, y, z. ये ऊपर जो आपको तीन इक्वेशंस बना कर दिए, इसमें x, y, z तीनों u1, u2 और u3 के फंक्शंस हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके यहाँ से आप u1, u2, u3 को x, y, z की टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में आपने ट्रांसफॉर्मेशन को तो स्टडी किया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी थी। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तो एक उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एक्स, वाई, जी कोऑर्डिनेट से u1, u2, u3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब हम ये कह रहे हैं कि आप u1, u2, u3 को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, इन इक्वेशंस के जरिए से
u1 where u1 is a function of x, y and z, u2 where u2 is a function of x, y and z, and u3 where u3 x, y, z. अच्छा, अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसकी मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। जैसे अगर आप प्लेन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x को आप इस तरह से डिफाइन करते थे कि x इज इक्वल टू r cos थीटा। इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो x है, x is function of two variables r and theta। इसी तरह जो y है, y भी टू वेरिएबल्स का फंक्शन है r sin थीटा। तो y को लिखा जा सकता है y is a function of r and थीटा। तो यही बात मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि x, y और z जो हैं इनको आप u1, u2, 3 ये नेम मैंने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, इनकी फॉर्म में आप इनको राइट कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, 3 प्लेन्स होते हैं, इसी तरह ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर x, y, z ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है। जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जस्ट कर्व्स हैं, ये कर्व्स जो हैं ये स्ट्रेट नहीं है। इसी तरह ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स के नाम भी दिए हुए हैं u2, u1, u3 वगैरह। तो इस डायग्राम के जरिए से आप ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को देख सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जी। इसकी डेफिनेशन ये है, the surfaces u1 is equal to c1, u2 is equal to c2, u3 is equal to c3, where c1, c2, c3 are constants are called coordinate surfaces, and each pair of these surfaces intersect in curves called coordinate curves or lines। जी, यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर x इज इक्वल टू a जो हम लेते थे, ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है, एक प्लेन सरफेस होता है जो कि पैरेलल होता है y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मजीद आगे वो ये कह रहा है कि एंड ईच पेयर ऑफ दीज सरफेसेस इंटरसेक्ट इन कर्व्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स और लाइंस। If coordinate surfaces intersect at right angles, the curvilinear coordinates system is called orthogonal coordinate। वो जो surfaces हैं, अगर वो एक दूसरे को आपस में परपेंडिकुलर या 90 के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो फिर आप उस सिस्टम को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे, जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया जी। ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स की जो 3 इक्वेशंस हैं ये आपने याद रखनी है, फर्दर आगे चलकर भी ये हमारे काम आएंगी। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूनिट वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर्स इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x, y, z, पॉइंट को p का नाम दे दिया। देन दीज 3 इक्वेशंस, ये जो प्रीवियसली हमने ये 3 इक्वेशंस बनाई थी, कैन बी रिटन एज r वेयर r इज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। इन तीनों को मैंने एक सिंगल इक्वेशन में डिस्क्राइब कर दिया। अ टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व u1 इज partial r over partial u1, then a unit tangent vector in this direction is given by। तो आपको याद होगा कि यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते थे कि a इज अ यूनिट वेक्टर डिफाइंड एज, वेक्टर को आपने डिवाइड करना होता है उसके मैग्नीट्यूड पर। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर ऐसे है कि जो प्रीवियस हमने डायग्राम बनाई थी
उसके अंदर हमने इस तरह की कर्व्स बनाई हैं। ये आपके पास 3 कर्व्स हैं। अब किसी भी कर्व के ऊपर अगर आप टेंजेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा 1 मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूं, अजान हो जाए तो उसके बाद आगे मजीद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कर्व हम सपोज कर लेते हैं कि ये U1 कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट वेक्टर है। तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये हमने कैलकुलस के अंदर पढ़ा था। ये टेंजेंट फाइंड आउट करने का तरीका कार ये होगा कि आप डेरिवेटिव लेंगे पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू U1। ठीक है, ये एक टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इस वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो आपका ये जो पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 है, इसको आप लिख सकते हैं H1, वेयर H1 इज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट वेक्टर। Similarly, E2 and E3 are unit tangents in directions of U2 and U3. Then partial R over partial U2 is equal to U2 H2 E2 and partial R divided by partial U3 is equal to H3 E3. These three quantities H1, H2 and H3 are called scale factors. These are very important. ये जो स्केल फैक्टर्स के फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। आगे चलकर हमने जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पढ़ना है, उनके अंदर आपको ये स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करने जरूर आने चाहिए। जी फर्दर इसमें कि since delta U1 is a vector at point P normal to the surface, U1 is equal to C1. A unit vector in this direction is given by, देखें अगेन मैं यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास U1 है और ये U2 है और ये U3 है। अच्छा ऐसे है कि ये इनके प्लेन्स हैं। सपोज कर लें ये एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स जिनको हमने नाम दिया था। एक तो ये प्लेन है और इसी तरह बाकी प्लेन्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये वाला प्लेन आपके पास है इस तरीके से, और इसी तरह एक आपके पास ये वाला प्लेन है, ये वाला। अच्छा अब अगर आप टेंजेंट वेक्टर बनाते हैं ना, मसलन ये मैं इनमें से एक कर्व ले रहा हूँ, ये जो U1 वाली कर्व है, इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट वेक्टर बनाएंगे तो वो टेंजेंट वेक्टर जो होगा इसके टेंजेंट होगा। ये आपने टेंजेंट वेक्टर बना दिए। इस टेंजेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं E1 से।
जी, अब आपने ऐसा करना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके सामने ये जो जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है उस प्लेन के ऊपर आपने नॉर्मल लेने हैं। एक तो ये है कि इस एक्सिस के ऊपर आप नॉर्मल ले रहे हैं, मतलब मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूं कि जैसे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो एक तो आप ऐसा कहें कि जो z एक्सिस है ना, इसके अलोंग एक वेक्टर लें, और एक आप ये कहें कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लें। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो जो z के डायरेक्शन में होगा और जो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए हमने अब सपोज किया है कि अगर आपने किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ पर ये मैंने प्लेन लिया हुआ है u1 इज इक्वल टू c1, ये बेसिकली आप इसको u2 u3 प्लेन का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसकी इक्वेशन ये वाली बनेगी। तो अगर इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो यूनिट वेक्टर को आप कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और ये डेल u1 मतलब u1 का आपने ग्रेडियंट लेना है और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपने इसको डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से आप हर एक प्लेन के नॉर्मल में यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो इस तरीके के हमें 3 यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। जी, ये डायग्राम में इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है कि E3 और कैपिटल E3 इनमें क्या डिफरेंस है। मतलब स्मॉल E3 जो है वो तो U3 के पैरेलल सॉरी इस पर टेंजेंट है, लेकिन नीचे ये जो प्लेन पड़ा हुआ है इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो कैपिटल E3 है। इसी तरह से बाकी दोनों सेट्स भी हमने लिए हुए। जी, thus at each point P of a curvilinear coordinate system there exist in general two sets of unit vectors, small e1, small e2, small e3 tangent to the coordinate curves, and capital E1, capital E2, capital E3 normal to the coordinate surfaces. तो ये दो हमारे पास सेट होते हैं यूनिट वेक्टर्स के। These two sets of unit vectors generally vary in direction from point to point because the coordinate curves are curved. However, the two sets becomes identical if and only if the curvilinear coordinates system is orthogonal. मतलब जैसे z एक्सिस या x एक्सिस या y एक्सिस हैं वो तो स्ट्रेट लाइंस है, तो उनकी एक सिंगल डायरेक्शन है, लेकिन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो कर्व्स होती हैं, तो कर्व के जिस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट लेंगे तो वो हर एक टेंजेंट की डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर वो ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो फिर वो दोनों सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, अदरवाइज वो उनकी डायरेक्शन जो है वो वेरी करती है और वो डिफरेंट होते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जी, नेक्स्ट आपके पास है आर्क लेंथ इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। सपोज हम आर जो है ये पोजीशन वेक्टर सपोज कर रहे हैं, तो अगर आप टोटल डिफरेंशियल की बात करें डी आर, अब यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करवाता चलूं, हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एफ आपके पास एक फंक्शन है जो कि 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एफ डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई एंड जी, तो अगर आपने एफ का टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट करना हो उसको आप डी एफ से डिनोट करते हैं, और इसको फाइंड आउट करने का तरीकेकार ये होता था कि आपने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में इसका डिफरेंशियल भी आएगा, और इसी तरह एफ का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और साथ में इसका डिफरेंशियल डी वाई भी आ जाएगा, और इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी। ये तरीकेकार है टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट करने का।
तो यही तरीकेकार मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी नहीं है, u1 u2 u3 है। इसीलिए सारे डेरिवेटिव्स आप इन्हीं के लिहाज से लेंगे और इन्हीं के लिहाज से आपने इनके डिफरेंशियल्स भी राइट करने हैं। जी मजीद हम पिछली स्लाइड के अंदर ये सीख चुके हैं कि जो पार्शियल आर डिवाइडेड बाय पार्शियल u1 होता है ये इक्वल होता है h1 लिखेंगे, आगे du1 सॉरी h1 के बाद e आएगा साथ, e1 स्मॉल e1 यूनिट वेक्टर। ये हमने पिछली स्लाइड में सपोज किया था, तो इसीलिए पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 की जगह पर मैंने ये h1 e1, इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल u2 की जगह पे h2 और e2, सिमिलरली h3 और e3 आ जाएगा। Then the differential of arc length ds is determined from ds square is equal to dr dot dr। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर जो आपने dr लिया हुआ है उसका आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो E1 हमें पता है कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर डिफरेंट वेक्टर्स हो तो उनका डॉट 0 होता है, क्योंकि 90 का एंगल बन जाएगा, और अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हो तो उनमें चूंकि एंगल 0 होता है तो cos 0 1 होता है, इसी वजह से ये 1 आ जाता है। फिर जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो ds स्क्वायर जो है ये आपके पास आएगा h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर। सिमिलरली इसके आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। अब देखें मैंने आपको बताया कि जस्ट आपने यहाँ से फार्मूले सीखने हैं। अब आपको कार्टेशियन में अलग आर्क लेंथ याद रखें, सिलेंड्रिकल में अलग याद रखें, स्फेरिकल में, तो वो सारे आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप आर्क लेंथ का ये फार्मूला याद रखें तो आपने करना ये होगा कि जो कोऑर्डिनेट आप यूज कर रहे हैं उसके वेरिएबल आप u1 u2 u3 की जगह रखेंगे, और h1 h2 h3 आप हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए स्केल फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करके उनकी वैल्यूज पुट करके तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जी फर्दर इसमें कहता है कि अगर अलोंग u1 कर्व u2 एंड u3 आर कांस्टेंट्स, अगर हम इनको कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं तो dr जो है वो h1 du1 e1 के इक्वल आ जाएगा। देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ds1 अलोंग u1 एट पॉइंट p इज दिस। तो अगर हम ये कांस्टेंट कर्व्स लेते हैं तो उस सूरत में आपके पास ये रिजल्ट्स बन जाएंगे। u2 और u3 को कांस्टेंट तस्वुर करेंगे तो उनका डिफरेंशियल 0 बन जाएगा। तो प्रीवियस जो आपने फार्मूला बनाया है उनके अंदर du2 और du3 जो इनको 0 पुट करें तो वो आपके पास जस्ट ये h1 du1 बन जाएगा। इसी तरह बाकी कर्व्स के अलोंग भी आप ये वाले डिफरेंशियल आर्क लेंथ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एरिया एलिमेंट्स। अब आपको याद होगा कि हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि जब आप टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ये किसके इक्वल होता है? ये एरिया के इक्वल होता है। तो द एरिया एलिमेंट्स आर गिवन बाय dA1। यहाँ पर अब आप ऐसा करेंगे h2 du2 इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स के मैग्नीट्यूड लेंगे। अब h2 du2 और h3 du3 ये तो स्केलर हैं, तो स्केलर को आप आउटसाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये यूनिट वेक्टर्स बच जाएंगे e2 और e3। तो इनका जो क्रॉस है वो आपके पास e1 बन जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर है इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगा।
तो DA1 जो आपके पास एरिया एलिमेंट है वो H2H3 DU2 DU3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह DA2 का फार्मूला और DA3, ये डायग्राम के अंदर ये एरियाज दिखाए हुए हैं, तो इन एरियाज को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो उसी फिगर को अगर आप यूज करके वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला बनाते हैं, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये था कि वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड होता है। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करते हुए वैल्यूज पुट की हैं। स्केलर्स को हम आउटसाइड ले आए हैं। इन यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आप फाइंड आउट कर लें। E2 क्रॉस E3 जो होता है ये E1 बन जाएगा, और E1 डॉट E1 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास एक वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला निकल आए। इस तरीके से आप वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ग्रेडियंट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि लेट फाई बी अ स्केलर फंक्शन। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि 1/h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस 1/h2 into partial phi over partial u2 E2 यूनिट वेक्टर प्लस 1/h3 partial phi over partial u3 यूनिट वेक्टर E3। सिमिलरली डाइवर्जेंस को डिफाइन करने के लिए हम सपोज करते हैं कि ए आपके पास कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये फंक्शन है u1 u2 और u3 का। तो इसका अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो डाइवर्जेंस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये फार्मूला होगा 1/h1 h2 h3। आगे ये पार्शियल ओवर पार्शियल u1 h2 h3 a1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल u2 h3 h1 a2। आपने जस्ट ये फार्मूले याद रखने। मजीद बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आपको ये फार्मूले आते हुए होंगे तो आपको कन्वर्जन इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कर्ल है। इसके लिए भी आपने एक वेक्टर फंक्शन चूज कर लिया, और ये वेक्टर फंक्शन भी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 के है। तो उस सूरत में डेल क्रॉस ए इस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि 1/h1 h2 h3, और डिटर्मिनेंट में यूनिट वेक्टर्स की जगह स्केल फैक्टर्स को यूनिट वेक्टर के साथ आप लेंगे। जी ये आपके पास है कर्ल का फार्मूला। नेक्स्ट आपके पास लैप्लाशियन है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। लैप्लाशियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लैप्लाशियन ऑफ फाई इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल u1 h2 h3 डिवाइडेड बाय h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1। इसी तरह बाकी दोनों टर्म्स भी जो हैं वो आप इसी तरह से इसके अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जैकोबियन इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इफ u1 u2 u3 आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, और वही जो स्टार्ट में आपने इक्वेशंस सपोज की थी वही इक्वेशंस हम सपोज कर रहे हैं कि x जो है वो u1 u2 u3 का फंक्शन है, y भी u1 u2 u3 का फंक्शन है, और z जो है वो भी आपके पास u1 u2 और u3 का फंक्शन है। Then the Jacobian of x, y and z with respect to u1, u2, u3 is। जैकोबियन की ये नोटेशन होती है, इस तरह से डिनोट करते हैं, और इस डिटर्मिनेंट के जरिए आप इसको डिफाइन करते हैं कि पहले आपने पहली रो में x, y और z के आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं u1 के लिहाज से, सेकंड रो में आपने x, y, z के डेरिवेटिव्स लेने हैं u2 के लिहाज से, और थर्ड रो के अंदर x, y, z के आप डेरिवेटिव्स लेंगे with respect to u3। अब आपको ये याद होगा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको हम डिटर्मिनेंट के तरीके से डिफाइन करते हैं। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें
तो फर्स्ट जो रो है डिटर्मिनेंट में वो फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड वेक्टर बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो आपके पास थर्ड वेक्टर बन जाएगा। अब इसमें देखें x, y और z का आपने u1 के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो बेसिकली ये r का u1 के लिहाज से डेरिवेटिव है, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 क्रॉस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3। इनकी वैल्यूज होती हैं पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 h1 e1 h2 e2 h3 e3 होता है। यहाँ से h1 h2 h3 आप कॉमन ले लेते हैं, स्केलर्स हैं ये, तो बाकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको आप इवेलुएट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास जैकोबियन का जस्ट आप ये फार्मूला याद रखें कि आपने तीनों जो स्केल फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लिया तो ये आपके पास जैकोबियन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि कंसीडर द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव z। डिफाइन ऐसे करते हैं कि x जो है ये u1 माइनस u2 है, y आपके पास u1 प्लस u2 है और z आपके पास u3 का स्क्वायर है। Then the unit vectors e1 e2 e3 are ijk I divided by under root 2, j divided by under root 2, k I plus j divided by under root 2, I minus j divided by under root 2, k आ जाएगा, और ये इसी तरह ये d आपके पास है लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो आपके पास e1 है यूनिट वेक्टर्स, इस यूनिट वेक्टर को आपने ऐसे डिफाइन किया कि पार्शियल r का आपने डेरिवेटिव लिया पार्शियल u1 के लिहाज से, और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ये आपके पास यूनिट वेक्टर बन गया। तो इसी तरीके से ये x और y और z की वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले तो हम इसको r की फॉर्म में लिखेंगे, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के x y z की वैल्यूज पुट कर दें। अब इसके आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, r के तीनों डेरिवेटिव्स लेने हैं, u1 के लिहाज से भी, तो r का आपने u1 के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, u2 के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, इसी तरह u3 के लिहाज से। तो डेफिनेशन हमने यूनिट वेक्टर की अप्लाई की, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से आपको तीनों यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये ट्रू ऑप्शन जो है वो आपके पास आई थिंक जी डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन। जी इसी तरह कंसीडर द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन किए हुए हैं, और यहाँ पर हमने स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब स्केल फैक्टर का फार्मूला आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्केल फैक्टर्स के ये वाले फार्मूलाज हमने डिफाइन किए थे कि पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 जो है ये h1 बन जाएगा, इसी तरह h2 और h3 के भी फार्मूले हैं। तो सबसे पहले तो आपने तीनों डेरिवेटिव्स निकालिए u1 के लिहाज से, u2 के लिहाज से और u3 के लिहाज से। अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके उनके h1 h2 h3 फाइंड कर लें। तो ऑप्शंस के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास सी ऑप्शन है। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर यही कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स यूज करके आपने जैकोबियन फाइंड करना है। अब जैकोबियन का हमने प्रीवियसली फार्मूला याद किया कि तीनों स्केल्स फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट आता है। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, उनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास 4u3 जो है ये रिजल्ट आ जाता है। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। अब
नेक्स्ट हमने सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करना है। तो उसके लिए आपको इस लेक्चर के अंदर हमने जितने भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के फार्मूलाज पढ़े हैं उनको आपने याद रखना होगा, ताकि जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम काम कर रहे हो हम इजीली उसकी जो एक्सप्रेशन है कोई भी चीज की वो बना सकें। जी यहाँ तक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट में कर देता हूँ।